नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। सुशांत की मौत को आज पूरे 3 महीने हो गए हैं और देश की 3 जांच एजेंसियां इस मौत का रहस्य सुलझाने में लगी हुई। आज आपको बताएंगे कि सुशांत के फार्म हाउस से कैसे खुलेगा ड्रग्स वाला राज। सुशांत के फार्म हाउस के सीसीटीवी की सारी रिकॉर्डिंग एनसीबी के पास है और इससे यह पता चल सकता है कि फार्म हाउस पर बॉलीवुड के कौन कौन से सितारे आते थे। इसके साथ ही रिया और शौविक से जुड़ने वाली ड्रग्स की सीक्रेट चेन भी सामने आ गई। रिया पर यह सवाल उठा कि वो अपनी मां का फोन क्यों इस्तेमाल करती थी। इसके बाद आपको कंगना रनौत की क्रांति के बारे में बताएंगे। कंगना मुंबई से मनाली तो चली गई, लेकिन उन्होंने ठाकरे परिवार के साथ सीजफायर नहीं किया है, लगातार हमलों की झड़ी लगा दी है। ऐसे में कंगना की 5 दिवसीय क्रांति का विश्लेषण जरूरी है। कंगना के सियासी मोर्चे से दूर चीन के साथ सामरिक मोर्चे पर भी गतिविधियां तेज हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ बॉर्डर पर डटे भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया है, उनको हौसले की डोज दी है और चीन को कड़ा संदेश दिया। वहीं चीन का टैंक वाला डर भी सामने आ गया। भारत का निशाना दुश्मन के टैंकों पर है और चीन के टैंक कभी भी त्राहिमाम कर सकते हैं। इस माहौल में आज हम चीनी सेना की कायरता के जिंदा सबूत आप तक पहुंचाएंगे। ये मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कोरोना ब्लास्ट से कैसे लड़ रहा है भारत और सरकार के मुताबिक भारत में अब भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं। और आज हिंदी दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश का हिंदी प्रेम आप तक पहुंचाएंगे। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने वहां से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। यह रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे अरुणाचल प्रदेश ने हिंदी को अपने माथे की चमकती हुई बिंदी बना ली। तो आज 14 सितंबर है और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। ईडी से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई यानी 3 जांच एजेंसियां सुशांत की मौत का रहस्य सुलझाने में लगी। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का पूरा ड्रग्स गैंग आज सामने आ गया और एनसीबी सच का पीछा करते करते सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस तक पहुंच गई। आज तक को सुशांत के फार्म हाउस की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं, जिनसे यहां होने वाली बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों के संकेत मिलते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के फार्म हाउस में रिया के अलावा 2 और मशहूर एक्ट्रेस भी आई थी। अब एनसीबी ने सुशांत के फार्म हाउस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जब्त कर लिया, यानी यहां कौन आया कौन गया, इस राज से पर्दा अब उठने वाला है। एनसीबी के जाल में फंसी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की बदनाम ड्रग्स पार्टियों को बेपर्दा कर दिया। और अब सफेद पाउडर के काले धंधे की डोर के पीछे पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस तक पहुंच गई। मुंबई से दूर ये वो ठिकाना है जहां नशे के शौकीन बॉलीवुड के स्टार और सेलिब्रिटीज मदहोशी में गोते लगाते थे। बड़ी बड़ी रेव पार्टीज होती थी। सुशांत के फार्म हाउस में नशे के सबूत हाथ लगे हैं, नशे का सामान मिला है, कुछ प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं। वहां हुक्के का इस्तेमाल बड और गांजा पीने के लिए भी किया जाता था। इन सबूतों को देखकर एनसीबी की टीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। नशा करने में इस्तेमाल होने वाले इस सामान का बरामद होना इस बात का सबूत है कि सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टियां होती थीं और इन पार्टियों में बॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल होती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की नजर अब सुशांत के फार्म हाउस पर है। एक लीड मिलने के बाद 8 सितंबर को एनसीबी की टीम सुशांत के फार्म हाउस पर गई थी, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब सुशांत का फार्म हाउस खंगाला तो वहां से कुछ सुशांत की दवाइयां, नशे में इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद हुई। सुशांत के फार्म हाउस पुणे के पावना डैम के पास है। सुशांत के इस फार्म हाउस का नाम हैंगआउट है और इस हैंगआउट वाले अड्डे के राज खोलने में एनसीबी जुट गई है। एनसीबी की नजर फार्म हाउस पर आने जाने वाले लोगों पर भी है। आखिर कौन कौन सुशांत के फार्म हाउस पर आता था?
आखिरी बार यहाँ पार्टी कब हुई थी, उस पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे और उस आखिरी पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। एनसीबी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है। एनसीबी ने सुशांत के फार्म हाउस और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी का डीवीआर सीज किया है। इससे सुशांत के फार्म हाउस पर आने वाले लोगों का पता चल सकता है। आज जो सुशांत का फार्म हाउस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं, दरअसल सुशांत के फार्म हाउस के पास से एक डीवीआर, जो सीसीटीवी का डीवीआर है, उसको सीज किया गया। उसके पास से कई अहम क्लू मिलेंगे। एनसीबी की टीम ने जब सुशांत के फार्म हाउस पर छापा मारा तो आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। सवाल वही थे कि इस सुनसान इलाके के फार्म हाउस में होता क्या था। जवाब में एनसीबी को एक और जानकारी हाथ लगी। गांव वालों ने बताया कि सुशांत, रिया और उसके दोस्त एक आइलैंड पर अक्सर आते जाते थे और सुशांत वहां रिया के अलावा बॉलीवुड की 2 मशहूर एक्ट्रेसेस को भी ले जाते थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को इस आइलैंड में भी ड्रग्स पार्टी की जानकारी मिली है। एनसीबी ने जानकारी देने वाले लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एनसीबी की एक टीम उस आइलैंड पर भी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर गई जहां सुशांत अक्सर जाते थे। आइलैंड के पास एक शख्स का स्टेटमेंट बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है, जिसमें उस शख्स ने बताया है कि सुशांत बॉलीवुड की 3 हीरोइनों के साथ अकेले अकेले उस आइलैंड पर जाते थे और वहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी। रिया अभी जेल में है। उसकी जमानत की अर्जी दोबारा खारिज हो चुकी है, लेकिन उसकी ड्रग मंडली वाले वो लोग जो बाहर हैं, उनकी नींद उड़ गई है। उनकी सुख चैन भरी जिंदगी में रिया और ड्रग्स का कॉम्बो किसी बुरे सपने से कम नहीं। सारी चकाचौंध पर पूछताछ और गिरफ्तारी की टिक टिक भारी पड़ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तमाम सबूतों को जोड़ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के चेहरे पर पड़ा नकाब उठ जाएगा, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ड्रग्स रैकेट की परतें खुलती जा रही हैं। अब नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया के भाई शौविक के एक दोस्त को हिरासत में ले लिया है। शौविक का दोस्त भी ड्रग्स गैंग का हिस्सा बताया जा रहा है। शौविक का दोस्त ड्रग्स के बड़े खेल में शामिल था। उधर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के रैकेट में अपनी मां के फोन का भी इस्तेमाल कर रही थी। जांच में यह खुलासा हुआ कि रिया इस फोन को छुपाए हुए थी, लेकिन एनसीबी की छापेमारी में यह बरामद हो गया। जाहिर है अब कई और कनेक्शन सामने आने वाले। ये मुंबई के पॉश इलाके वर्ली का गोदावरी अपार्टमेंट है, जहां से रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन के तार जुड़ रहे हैं। एनसीबी यहां तमाम राज तलाशने पहुंच गई और शोविक के गहरे दोस्त सूर्यदीप को दबोच लिया। सूर्यदीप मेहरोत्रा शोविक चक्रवर्ती के बचपन का दोस्त है। बचपन की ये दोस्ती इन दिनों ड्रग्स कनेक्शन से और पक्की हो गई। शोविक की ड्रग चैट से पहली बार सूर्यदीप का नाम सामने आया। 10 अक्टूबर 2019 के चैट में शोविक ड्रग्स के लिए अपने एक दोस्त को सूर्यदीप का नाम रेफर कर रहा था। सूत्रों की माने तो सूर्यदीप का भी ड्रग कनेक्शन से सीधा नाता है। ये वो शख्स था जो शोविक को ड्रग्स की सप्लाई करता था, यानी इसके जरिए भी नशे की खुराक सुशांत तक पहुंच रही थी। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि जो सूर्यदीप मेहरोत्रा है वो रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती से कांटेक्ट में था। इसके अलावा जो एनसीबी के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि सूर्यदीप मेहरोत्रा का कनेक्शन एक बहुत बड़े ड्रग पेडलर से है, जो मुंबई में बड़े पैमाने पर ड्रग सप्लाई करता है, बॉलीवुड में भी सप्लाई करता है। तो फिलहाल सूर्यदीप मेहरोत्रा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई यूनिट ने हिरासत में लिया है। ड्रग कनेक्शन की बड़ी तस्वीर अब सुलझने लगी है। रिया समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 5 नाम खास हैं। पहला नाम करमजीत उर्फ केजे का, जो मुंबई में ड्रग्स की दुनिया का बड़ा नाम है। दूसरा पेडलर जैद विलात्रा, तीसरा अनुज केसवानी, चौथा अंकुश अर्नेजा और वहीं 5वां नाम सूर्यदीप का है। इन 5 से रिया और शोविक ड्रग्स खरीद रहे थे और इन्हीं के जरिए ड्रग्स सुशांत तक पहुंच रहे थे। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है, और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके
अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहां रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हों, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सुशांत के आसपास वाले लगभग सभी लोग ड्रग पेडलरों के संपर्क में थे। इस ड्रग मंडली का आपस में मोबाइल कनेक्शन अब साबित हो गया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक, सुशांत का हाउस मैनेजर मिरांडा, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत के फोन पेडलरों से जुड़े हुए हैं। इस बात का खुलासा जैद और ड्रग सप्लायर करमजीत की सीडीआर से हो गया है। जैद और सैमुअल मिरांडा लंबे वक्त से संपर्क में थे। दोनों में 3 फोन कॉल्स के दौरान 72 मिनट की बातचीत हुई थी। सितंबर से लेकर मार्च तक 17 बार कॉल की गई थी। इस दौरान 300 मिनट बात हुई। अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि जैद, बासित, ऋषभ ठक्कर, करमजीत और करण अरोड़ा एक दूसरे के संपर्क में थे। इधर रिया की चालाकी भी पकड़ी गई है। एनसीबी सूत्रों से पता चला है कि रिया ड्रग्स चैट के लिए अपनी मां के फोन का भी इस्तेमाल कर रही थी और ये बात उसने एनसीबी से छिपा ली। पर जब रिया के घर को खंगाला गया तो रिया की मां का ये फोन सामने आ गया। अब जांच के बाद रिया की मां संध्या के फोन का पूरा डेटा एनसीबी के पास है। सूत्रों के मुताबिक रिया इस फोन का इस्तेमाल कर रही थी। कई लोगों से रिया इस फोन के जरिए जुड़ी हुई थी। कुछ लोगों से व्हाट्सएप चैट से भी जुड़ी हुई थी। सवाल उठता है कि रिया ने इस फोन के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? क्या ये एनसीबी को गुमराह करने की कोशिश थी? एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट की एक कड़ी को जोड़ लिया है। इसमें सुशांत के आसपास रहने वाले लोगों के ड्रग्स खरीदने का लिंक जोड़ रहा है। पेडलरों के फोन भी अपने आप में सबूत हैं। अब एनसीबी आर्थिक लेन देन के सबूत जुटा रही है ताकि फोन से मिले सबूत और पैसों के ट्रांजैक्शन को जोड़ा जा सके। अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच तक पहुंची है तो यह मामला आज संसद में भी उठ गया। बीजेपी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन ने सुशांत केस के बहाने युवाओं में नशे की लत, खासकर इसके फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन को संसद में उठा दिया। रवि किशन ने इस मामले को देश के खिलाफ साजिश तक कह दिया। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है। पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है, इसीलिए बिहार चुनाव के पहले सुशांत केस की जांच के बहाने संसद में रवि किशन ने इसे उठाकर एक दांव चला है। वैसे मुंबई के ग्लैमर कॉरिडोर्स में बैन ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर अवैध ड्रग्स के इस्तेमाल को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। जांच एजेंसियों के रडार पर बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी है। वहीं देश के लोग यह देखकर हैरान हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी गहराई तक ड्रग पेडलर्स की पहुंच है। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी डीआईयू ने एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की एक रिपोर्ट और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्टडीज का विश्लेषण किया और पाया कि भारत अवैध ड्रग्स का एक बड़ा केंद्र है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में अवैध ड्रग्स ने दुनिया भर में करीब 7.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। इनमें से 22,000 मौतें भारत में हुई। समय से पहले होने वाली करीब 80% मौतों के पीछे अवैध नशीली दवाओं का सेवन भी एक कारण है। कुछ अनुमानों के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग तस्करी का व्यापार $650 अरब यानी करीब 48 लाख करोड़ तक है। यह रकम स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम जैसे देशों के जीडीपी से ज्यादा है। और दुख की बात यह है कि ड्रग्स की इस अर्थव्यवस्था में भारत का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में 2018 के आंकड़े यह बताते हैं कि अफीम या हेरोइन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब
2 करोड़ 30 लाख है। यह संख्या 14 साल में 5 गुना बढ़ गई। इसके अलावा भारत में कोकेन का इस्तेमाल करने वाले करीब 10,70,000 लोग हैं। भारत में इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वालों की संख्या 8.5 लाख है और भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग सेडेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत की आबादी में 1.3 करोड़ लोग भांग के अवैध प्रोडक्ट जैसे गांजा और चरस का इस्तेमाल करते हैं। यह नशा सबसे ज्यादा यूपी, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में किया जाता है। अफीम और हेरोइन के नशे की लत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जहां करीब 10,70,000 लोग बुरी तरह से लत के शिकार माने जाते हैं। इसके बाद पंजाब में 7.25 लाख के आसपास, हरियाणा में 6 लाख के आसपास और महाराष्ट्र में 5.25 लाख के आसपास लोग नशे के आदी हैं। यहां यह भी याद रखना होगा कि बहुत सारे मामले रिपोर्ट नहीं होते, इसलिए जो संख्या आंकड़ों में दिखती है वो इससे ज्यादा भी हो सकती है। वैसे ड्रग्स की लत में एक बार फंसने के बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। 44% लोग ड्रग्स की लत से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। एक सच यह भी है कि 75% लोगों ने ड्रग्स की लत को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। सिर्फ 25% लोगों को ही इलाज मिला। नशे के खिलाफ लड़ने वाली दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं आम आदमी की लत और किसी सेलिब्रिटी की लत को हमेशा अलग अलग नजरिए से देखती है। करीब 13 साल पहले संयुक्त राष्ट्र के ड्रग कंट्रोल बॉडी ने चेतावनी दी थी, अगर मशहूर हस्तियां नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं और सिस्टम इसे लेकर लापरवाह रहता है तो समाज में बड़े पैमाने पर नशे की लत को बढ़ावा मिल सकता है। 2007 में इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि नशे में डूबे सेलिब्रिटी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए ऐसे युवाओं को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं जो इसे लेकर जागरूक नहीं है। इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि ड्रग्स लेने वाले सेलिब्रिटी अपराधियों के केस में ढीला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ताकि आम लोगों में एक सख्त और सीधा संदेश जाए। और ड्रग्स के नेटवर्क के बाद बात कंगना की क्रांति की। आज कंगना रनौत मुंबई से अपने होम टाउन मनाली लौट आई, लेकिन शिवसेना से उनकी लड़ाई में सीज फायर अब भी नहीं हुआ। कंगना ने जाते जाते कहा कि उन्हें मुंबई में डराया धमकाया गया, उन्होंने भारी मन से मुंबई छोड़ा है और उनकी पीओके वाली बात बिल्कुल सही निकली है। शिवसेना भी धमकियां देकर कंगना को ही सही साबित करने में जुटी है। जिस मुंबई को वो अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रही है, तो इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहना कि नहीं रहना, इसका निर्णय अभी मुंबई कर लेंगे। ये तो कंगना को सीधे सीधे धमकी है। कंगना गलत नहीं थी। जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उन्हें धमका रहे हैं तो कंगना क्या, किसी को भी मुंबई में डर लगेगा। कंगना ने जाते जाते कह दिया, भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। जिस तरह से इन दिनों मुझे डराया गया, लगातार हमले किए गए, गालियां दी गई, मेरा ऑफिस तोड़ने के बाद घर तोड़ने की कोशिश हुई, घातक हथियारों से लैस सुरक्षा अलर्ट था। इससे तो पीओके वाली मेरी बात बिल्कुल सही थी। ये कहकर कंगना मुंबई से चली गईं, लेकिन ये संदेश छोड़ गईं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को चुभने वाली 2 और बातें की। इसी एयरपोर्ट पर जिस दिन वो आई थी खूब तमाशा हुआ था। करनी सेना, आरपीआई, शिव सैनिकों ने, किसी ने समर्थन में झंडे दिखाए तो किसी ने विरोध में। लेकिन अब जब कंगना रनौत को वापस अपने घर के लिए जाना है, मुंबई से बाहर जा रही हैं, आज एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा है वो भी अद्भुत है। मुंबई पुलिस यहाँ तैनात है, बड़ी मात्रा में सीआईएसएफ तैनात है और वाई सिक्योरिटी कवर वाली कंगना रनौत जब एंटर करेंगी, प्रवेश करते ही वो पूरी पेरीफेरी जो आप देख रहे हैं, ये 3 स्तरीय सुरक्षा की गई है ताकि उन्हें सुरक्षित भीतर भेजा जा सके। जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। चंडीगढ़ में उतरते ही मेरी सिक्योरिटी नाम मात्र रह गई। लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं। लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में माँ के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बच गई तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 6 दिन तक मुंबई में रहने के बाद अब आज चंडीगढ़ आ गई हैं। देखिए इस वक्त वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से निकल रही हैं। कंगना रनौत इस वक्त बढ़ रही है अपनी कार की तरफ और मुंबई से जैसे ही निकली थी उन्होंने कहा था कि वो भारी मन से मुंबई छोड़ रही है। उनको इतने दिनों आतंकित करने की कोशिश की गई है, उनका सपना तोड़ने की कोशिश की गई, उनका कार्यालय तोड़ने की कोशिश की गई। कंगना 6 दिन पहले यहाँ से गई थी तो उनके चेहरे पे कुछ चिंता के भाव थे। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि उनको आतंकित करने की कोशिश की गई। कंगना की बातें शिवसेना के कान में खौलते तेल की तरह हैं। मुखपत्र सामना में पहले ही कंगना को बहुत बुरा भला कहा गया, उन्हें मुंबई का अपमान करने वाली नटी बताया गया और ये कहा कि कंगना का स्क्रिप्ट राइटर कोई और है। पर्सनैलिटी डुअल पर्सनैलिटी है तो वो क्या बोल सकती है क्या नहीं बोल सकती है, उसको जिस तरह का स्क्रिप्ट, वो तो एक्टर है, स्क्रिप्ट के सिवा बोलेगी नहीं, तो जिस तरह का स्क्रिप्ट उसको दिया जाता है उस तरह का वो बोलती है। ये बीजेपी की तरफ इशारा है। सबको लगता है कि कंगना के पीछे बीजेपी है। शिवसेना को पहले दिन से यही लगता है, लेकिन कंगना इसे अपनी लड़ाई बता रही हैं और इस लड़ाई में वो चुप बैठने वाली नहीं है। दिल्ली के दिल को चीर के वहाँ इस साल खून बहा है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। आज आजादी की कीमत सिर्फ आवाज है। मुझे अपनी आवाज दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून होगी। कंगना एक एक बात का जवाब दे रही हैं। उनसे कांग्रेस के एक नेता ने सुरक्षा के खर्च पर सवाल किया। कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इसमें हर महीने 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। अब जब कंगना कथित पीओके से दूर हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित हैं, तो क्या मोदी सरकार उनकी सुरक्षा को हटाएगी? कोई क्या सोचता है इससे किसी को सुरक्षा नहीं दी जाती। इंटेलिजेंस ब्यूरो खतरे का आकलन करता है, उसी के आधार पर मेरी सुरक्षा का ग्रेड तय हुआ। अगर सब अच्छा हुआ तो आगे ये हट जाएगी और अगर रिपोर्ट खराब आई तो ये अपग्रेड भी हो सकती है। कंगना 5 दिन मुंबई में रही। ये 5 दिन बड़े हंगामे वाले रहे। पहले कंगना के सामने शिवसेना बेबस दिखी, अब शिवसेना भी पलटवार कर रही है, लेकिन कंगना इससे शिवसेना के खिलाफ कही अपनी बातों को ही सही ठहरा रही हैं। शिवसेना की हर जबानी ईंट का जवाब कंगना पत्थर से दे रही हैं। पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। और कंगना ने ठाकरे परिवार पर फिर शब्दों का बुलडोजर चलाया। कंगना ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बुनियादी समस्या यह है कि मूवी माफिया, सुशांत के हत्यारों और ड्रग रैकेट को उनका संरक्षण है। यही कंगना का अपराध बना दिया गया और कंगना को ठिकाने लगाने की कोशिश होने लगी। लेकिन कंगना ने चैलेंज कर दिया और यह कह दिया कि देखते हैं कौन किसे ठीक करता है। युद्ध की धमकियां देने वाले चीन को आज सबसे कड़ा संदेश मिला है। संसद सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने चीन की बात की और यह संकल्प दोहराया कि एलएसी पर चीन के सामने डटे जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है। इस संदेश में चीन के लिए चेतावनी भी है। पहले आप प्रधानमंत्री की बात सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि युद्ध की तैयारियां दिखाने वाले चीन का टैंकों वाला डर क्या है। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
लद्दाख में भारतीय सेना की मजबूती से चीन परेशान है। वो अब बातचीत के बहाने भारत को झुकाना चाहता है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच कुछ दिन पहले मॉस्को में बात हुई। इसमें तनाव कम करने के लिए 5 सूत्रीय सहमति बनी, लेकिन चीन इस सहमति को अपनी शर्तों पर लागू करना चाहता है और इसे लागू नहीं करने पर वो तरह तरह के वीडियो दिखाकर अपने सरकारी मीडिया से युद्ध की धमकियां दिलवा रहा। लेकिन ऐसे ही एक वीडियो में चीन का डर पकड़ में आ गया। वैसे तो चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाता रहा जिसमें युद्ध के लिए चीन को तैयार दिखा जाता है, लेकिन इस बार चीन ने टैंकों को नष्ट करने का अभ्यास करते एक वीडियो दिखाया। चीन ने ऐसा क्यों किया, उसे सीमा पर टैंक वाला कौन सा डर है, इसे हमने डिकोड किया। ये युद्ध की धमकियों से लैस चीन का नया वीडियो है। ये वीडियो दिखाकर भारत को धमकाया जा रहा है। चीन डरा रहा है कि भारत को उसकी बात माननी होगी। अगर नहीं मानेगा तो चीन बड़े हमले के लिए तैयार है। लेकिन चीन के इसी वीडियो में उसका डर पकड़ा गया। चीन की सेना के इसी डर को हमने डिकोड किया है। चीन के इस वीडियो को अब एक बार फिर ध्यान से देखिए। इसमें खास तौर पर टैंकों की बात की गई। इसमें टैंकों को नष्ट करने का अभ्यास किया गया। इसी में बड़ा सवाल है, वो टैंकों को नष्ट करने का अभ्यास क्यों कर रहा है? इसी में चीन का डर छिपा है। साउथ पैंगोंग में चीन की कमजोरी ही चीन का डर है। यहाँ भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। 29 अगस्त के पराक्रम को चीन देख चुका है। ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना बैठी है। यहाँ से अब चीन की टैंक यूनिट सीधे भारतीय सेना के निशाने पर है। अगर चीन ने ताकत दिखाने की कोशिश की तो वो चूर चूर हो जाएगा। अब चीन का दूसरा डर समझिए। चीन की सेना की जो भी पोस्ट हैं, वहां से भारत के टैंक सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही हैं। यानी एक तरफ पहाड़ों पर बैठी भारतीय सेना के निशाने पर चीन के टैंक हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के टैंक भी ज्यादा दूर नहीं है। चीन दोनों तरफ से घिरा है। उत्तरी लद्दाख के देपसांग इलाके के करीब LAC के पार चीन ने अचानक सैन्य ताकत बढ़ाई थी। भारत ने भी जवाब दिया और इस इलाके में बाहुबली T-90 भीष्म टैंक की पूरी रेजिमेंट तैनात कर दी। इसी से चीन घबरा गया। वो भारत को डराने चला था, लेकिन भारत के सख्ती ने उसे सख्ते में डाल दिया। LAC पर चीन के पास उसके टाइप 15 और टाइप 88 टैंक हैं, तो भारत ने इसके जवाब में T-72 और T-90 भीष्म टैंक लगाए हैं। लेकिन अब चीन टैंकों को नष्ट करने की ट्रेनिंग दिखा रहा है। ये वीडियो बनाकर और दिखाकर मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। लेकिन युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है, ना ही चीन की ये चालें अब भारत के सामने चलेंगी। कोर कमांडर लेवल की बातचीत से ठीक पहले चीन की धमकियां और उसके ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस चीन की ही डर की पोल खोल रहे हैं। चीन अब तक भारत के संकल्प को समझ नहीं पाया। उसे प्रधानमंत्री मोदी की ये बात बार बार सुननी चाहिए। उन्होंने भारत के संकल्प पर 2 महीने पहले ही कह दिया था, बात करोगे तो बात करेंगे, संघर्ष करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सवाल यह कि क्या भारत कोरोना संक्रमण की कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली स्टेज में पहुंच चुका है, जिसमें यह पता नहीं चलता कि किसे कब और कैसे कोरोना हो गया? सरकार की माने तो नहीं, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत अब कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और यह चिंता की बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण के 2,33,224 नए मामले आए। इनमें से 92,071 नए मामले भारत में आए और 1,136 मौतें अकेले भारत में हुई। यानी दुनिया भर में एक दिन में सामने आए मामलों में से करीब 40% भारत में है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में कोरोना से 4,384 मरीजों की मौत हुई,
जिनमें से 1136 भारत में हुए। यानी पिछले 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 26% मरीज भारत में थे। भारत कोरोना संक्रमण के मामलों में नंबर 1 और कोरोना से मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। और अब देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अमेरिका और ब्राजील में रोज जितने केस आ रहे हैं उनसे ज्यादा केस अकेले भारत में दर्ज हो रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में कोरोना कंट्रोल में है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। पीएम मोदी का मैसेज साफ है कि लोगों को इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना को भूल ही जाएं। वो तो भला हो लॉकडाउन का कि कोरोना संक्रमण के मामले में देश अभी दूसरे नंबर पर ही है, वरना कब का नंबर 1 पर पहुंच चुका होता। The nationwide lockdown, a bold decision undertaken by the government. It has been estimated that this decision prevented approximately 14 to 29 lakh cases and 37 to 78,000 deaths. लेकिन जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, देश के साथ साथ कोरोना वायरस भी अनलॉक हो गया है। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 48 लाख के पार। रोजाना दर्ज होने वाले केस 92,000 से ज्यादा। कुल मौतों का आंकड़ा 79,722। हर दिन होने वाली मौतें 1,000 से ज्यादा। कोरोना संक्रमण के ये आंकड़े देखकर डरिए मत, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम नहीं कह रहे। मॉनसून सत्र के पहले दिन देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब कोरोना की स्थिति से देश को अवगत कराया तो उनकी बातों का सार यही था। I take this opportunity to congratulate our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who personally continues to monitor the situation and provided his leadership. Government of India has initiated a series of actions to prevent entry of the disease and contain it. यानी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की घोषणा नहीं की है। भले ही दुनिया में प्रतिदिन कोरोना के सबसे ज्यादा केस भारत में दर्ज हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। कोरोना से मौतों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि देश पॉजिटिव सोचे, इसलिए उन्होंने कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव तस्वीर भी देश को दिखाई। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 3,328 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि केवल 55 लोगों की मौत हो रही है। 92% मामले हल्की बीमारी के हैं और सिर्फ 1.7% मामलों में ही इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ रही है। कोरोना रिकवरी रेट भी करीब 78% हो चुका है और पॉजिटिविटी रेट भी 9.40% है। 37,80,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 9,86,000 है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डेथ रेट और पॉजिटिविटी रेट के मामले में भारत कई दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है और उसका श्रेय किसको जाता है, ये भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है। With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,328 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि देश में कोरोना के हालात काबू में हैं। हालांकि विपक्ष के सवाल कोरोना की रफ्तार की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विचार हैं, कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव केस 10 लाख पार हो जाएंगे। अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे कोरोना देश भर में फैल गया।
राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ पीएम मोदी की तस्वीर से आहत राहुल गांधी ने देश से आह्वान किया है कि लोग आत्मनिर्भर बने, यानी अपनी जान खुद ही बचाएं, क्योंकि पीएम मोर के साथ व्यस्त है। यानी देश में कोरोना पर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन देश में कोरोना का कौन सा स्टेज चल रहा है इसका तो पता तभी चलेगा जब सरकार बताएगी। वैसे जो भी हो, कोरोना तो तभी जाएगा जब उसका टीका आ जाएगा, और तब तक अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। देश में कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, फिर चाहे बात कोरोना संक्रमण के नए मामलों की हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों की। दुनिया में इस वक्त भारत कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब लोगों के मन में कोरोना का डर खत्म होता जा रहा है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से दोबारा अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और जहां तक वैक्सीन की बात है तो अभी इसे आने में वक्त लगेगा। WHO के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में 180 वैक्सीन पर काम चल रहा है। 35 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहे हैं, 9 वैक्सीन फेज 3 यानी अंतिम दौर के ट्रायल्स में है, जबकि 145 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में है, यानी उनका अब तक लैब में ही टेस्ट चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह बात खुद कह चुका है कि अगले साल जून तक कोरोना के वैक्सीन के आने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी जब तक कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती तब तक कोरोना से बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। हिंदी को लेकर ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार थे, लेकिन आज हिंदी दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में शामिल हो गई है। हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी थी। इसलिए अब हम आपको हिंदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। वर्तमान दौर में हिंदी भारत के करीब 40% लोगों की मातृभाषा है। देश में करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी, मैंडरिन और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं, यानी दुनिया भर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन रोज हिंदी में निकलते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। अब हम आपसे हिंदी भाषा से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको पूर्वोत्तर भारत के इकलौते हिंदी भाषी राज्य का नाम पता है? उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। हिंदी दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के हिंदी प्रेम पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। पानी ही हमारा जीवन है। उत्तर पूर्वी भारत के इकलौते हिंदी भाषी राज्य अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा का क्या दर्जा है, ये इन छोटे छोटे बच्चों की आवाज में झलकता है। गाँव का आती है। हिंदी लैंग्वेज का जरिए हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है, दूसरा ट्राइब से दूसरा ट्राइब तक। और हम लोग जब बाहर में जाने से हिंदी का ही जरिए हम लोग एक दूसरे को कन्वर्जेशन कर पाता है। तो हिंदी सबसे मेन इम्पोर्टेंट हम लोग का अरुणाचल में प्ले करता है। तो दूसरा में जैसे कि आसाम, वहाँ में आसाम खुद का अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में हिंदी मेन लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हिंदी को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं और बोलते हैं। चारों तरफ हिंदी ही बोली जाती है। लोग आपस में एक दूसरे से हिंदी में संपर्क करते हैं। आप अगर दुर्गम गांव जहां पर सड़क की अच्छी खासी सुविधा भी ना हो, फिर भी वहां अगर आप पैदल चलकर भी पहुंचते हैं तो यकीनन आपको गांव के बड़े बूढ़े जो है आपका जय हिंद कहकर ही स्वागत करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त और दे दें, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। आगरा के मुगल संग्रहालय का नाम बदलने का ऐलान किया गया है। अब इस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है।
हमारे साथ इस वक्त कुमार अभिषेक आ गए हैं और जानकारी लेकर। अभिषेक बताइए। रोहित, देखिए ये बड़ी खबर है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान कर दिया है कि जो निर्माणाधीन म्यूजियम है उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। तो आगरा का जो मुगल म्यूजियम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा और बाकायदा इसका ऐलान मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है। रविवार को जो समीक्षा बैठक हुई थी आगरा में, उस बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा की थी और आज इसका बाकायदा ऐलान हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात और निश्चित तौर पर इस पर सियासत भी जमकर होगी, क्योंकि लोग ढूंढेंगे कि आखिर क्या कनेक्ट है उत्तर प्रदेश में शिवाजी महाराज का आगरा से, जबकि सरकार की तरफ से ये बताया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक आपका। वो कह रहे हैं कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों का यूपी में कोई स्थान नहीं है, इसलिए योगी आदित्यनाथ का कहना कि मुगल संग्रहालय नहीं छत्रपति शिवाजी संग्रहालय नाम रखेंगे।